हाय फ्रेंड्स, दिस साइड विपुल शाह। इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज अपन देखने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जिसके लिए आप सब लोग वेट कर रहे हैं। अमेंडमेंट्स, काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर अमेंडमेंट्स कब पढ़ाओगे। तो ये रहे जीएसटी एंड कस्टम के अमेंडमेंट्स फॉर नवंबर एंड दिसंबर 21 एग्जाम। तो जो लोग सीए कर रहे हैं उनके लिए नवंबर, जो सीएमए कर रहे हैं उनके लिए दिसंबर 21 एग्जाम। ठीक है, अभी अमेंडमेंट्स कैसे देखने में आपको पहले बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, इसके नोट्स कहाँ पे मिलेंगे। सो दिस इज माय वेबसाइट www.vipulshah.org। इस वेबसाइट पे पहले आपको फ्री अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट ओपन करने के बाद यू गो टू फ्री डाउनलोड्स। डाउनलोड में अमेंडमेंट्स आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे आपका जो भी कोर्स है वो आपको अमेंडमेंट्स क्या करना है, डाउनलोड करना है। सो फर्स्ट गो टू www.vipulshah.org, क्रिएट फ्री अकाउंट। अगर ऑलरेडी है तो बस लॉगिन करना है। गो टू डाउनलोड सेक्शन एंड आपके जो भी कोर्स है उसके हिसाब से आपको नोट्स डाउनलोड करना है। तो आपको नोट्स तो मिल गए। नाउ वीडियो, अभी मैंने वीडियो कंबाइन बनाया है क्योंकि 60-70% अमेंडमेंट सिलेबस कॉमन है और अगर मैं अलग अलग रिकॉर्ड करता हूँ तो यूट्यूब पे वीडियो अप नहीं होता है, वो डुप्लीकेट वीडियो दिखाता है। सो आई कैन नॉट अपलोड सेम कंटेंट अगेन एंड अगेन। तो मैंने एक ही पूरा वीडियो बना दिया जिसमें मैंने सभी अमेंडमेंट्स कवर किए हैं। तो आपको वही अमेंडमेंट देखना है जो आपके नोट्स में है। जो आपके नोट्स में आपको एक्स्ट्रा लगता है उतना वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके आगे जाना है आपको। बस जस्ट यू नीड टू डू फास्ट फॉरवर्ड एंड वॉच द वीडियो। तो मैंने ओवरऑल पूरे अमेंडमेंट्स कवर किए हैं। एज पर द नोट्स आपको अमेंडमेंट वीडियो देखना है। एंड वीडियो देखने के बाद आपको अगर कुछ भी डाउट्स है तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, करेक्ट ना। आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई। अच्छा, ये अमेंडमेंट्स किन के लिए एप्लीकेबल है? दिस इज एप्लीकेबल फॉर सीए इंटर, CS एग्जीक्यूटिव, CS प्रोफेशनल, CMA इंटर एंड CMA फाइनल। ओके, तो अदर देन CA फाइनल ये सभी के लिए अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल है। ये दो पार्ट में आने वाले हैं। अभी मैं GST का दे रहा हूँ, सेकेंड पार्ट में आपको कस्टम के अमेंडमेंट्स भी मिल जाएंगे। सो देयर विल बी टोटल 2 लेक्चर्स। सो दोस्तों, इसके आगे इमीडिएटली मेरा वीडियो स्टार्ट होगा। फर्स्ट आप नोट्स डाउनलोड करो, उसका प्रिंट आउट आपके साथ रखो एंड उसके बाद ही अमेंडमेंट्स देखना स्टार्ट करो। Thank you so much and all the best. Everyone, Hemant, Manav, Kinjal, good evening. After a long time. Manav, Kinjal, after a long time. Angelina, Nirmiti, Rucha, Nikita, good afternoon, good evening. I think मैं आपसे 2 महीने के बाद मिल रहा हूँ ना, बैच खत्म होने के बाद। आराध्या, हाउ आर यू? अच्छा, नेक्स्ट मंथ अपने मैराथन लेक्चर्स भी है, शेड्यूल फाइनल हो गया है। तो जल्दी वो इंस्टाग्राम पे आ जाएगा। आई विल शेयर विथ यू इन आवर ग्रुप। सो नेक्स्ट मंथ मैराथन्स भी होने वाले हैं। यस, श्रायशा, गुड इवनिंग। रिया, गुड इवनिंग। ज्योति, गुड इवनिंग। निकिता, आई एम फाइन, फैंटास्टिक एज यूजुअल। बस लेक्चर 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 भाग रहे हैं। आज मैंने सुबह 7:30 को सेशन स्टार्ट किया है एंड दिस इज द लास्ट सेशन विच विल गो अप टू 8। आई एम नॉट श्योर। साक्षी, हेलो। निधि, अंकित, चलो करेंगे फटाफट स्टार्ट। अच्छा, अभी कुछ बेसिक डाउट्स रहते हैं। सर हमको नोट्स कहाँ पे मिलेंगे? नीचे टेलीग्राम का ग्रुप है, उस पर मैंने नोट्स ऑलरेडी ऐड कर दी है। सो यू कैन ज्वाइन द ग्रुप एंड आपको नोट्स मिल जाएंगे। दैट इज द फर्स्ट बेसिक डाउट। स्मृति, गुड इवनिंग। भव्या, गुड इवनिंग। चलो, सो आई होप नोट्स आपके पास रेडी है। फर्स्ट थिंग, अमेंडमेंट्स आर क्वाइट इजी। जैसे आपको अमेंडमेंट्स का बर्डन आता है कि बहुत सारे अमेंडमेंट्स है, नो देर आर नॉट मेनी अमेंडमेंट्स। यस, मतलब अमेंडमेंट्स आर देयर, बट आप देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो अमेंडमेंट्स दिए हैं वो लिमिटेड अमेंडमेंट्स है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने आपको नोट्स दिए बस उतने ही अमेंडमेंट्स आपको कवर करना है। इज दिस क्लियर? आदर्श, रिया, गुड इवनिंग।
चलो ना, पहले 5 चैप्टर में कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। बोलो अच्छा लग रहा है कि नहीं आपको कि नो अमेंडमेंट्स इन फर्स्ट 5 चैप्टर? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बोलो यस सर, वी आर लविंग इट। यस, जून 22 के जो लेक्चर मेरे लेने वाले हैं इसमें अमेंडमेंट्स ऑटोमेटिक कवर होने वाले हैं। दिस लेक्चर ये दिसंबर 21 वालों के लिए है। फॉर जून 22 लेक्चर्स जो होंगे वो नए रिकॉर्ड होंगे, सो डोंट वरी। अदर्स आई थिंक आई हैव क्लियर योर डाउट। चलो गुड। नाउ चैप्टर 6 कंपोजिशन स्कीम, देयर आर नो अमेंडमेंट्स। सो ये बहुत बढ़िया हो गया। कंपोजिशन स्कीम मतलब बच्चे परेशान हो जाते हैं, टर्नर में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, है ना, लॉट मेनी कंफ्यूजन्स, लास्ट ईयर करंट ईयर, पूरा आदमी पागल। सो देयर आर नो अमेंडमेंट्स। नाउ प्लेस ऑफ सप्लाई में एक छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है, माइनर अमेंडमेंट। दिस ये इंस्टीट्यूट ने नहीं दिया है बट मैंने कवर किया है। दिस इज द माइनर अमेंडमेंट। आई डोंट थिंक इट विल कम इन एग्जाम, इट इज ओनली फॉर योर नॉलेज। चलो तो पहले मैं आपको रेफरेंस देता हूँ। सेक्शन 13 जो है प्लेस ऑफ सप्लाई, वो क्या है बताओ, याद है क्या? सेक्शन 13 क्या है? जहाँ पे प्रोवाइडर या रिसिपिएंट दोनों में से एक इंडिया में और एक इंडिया के बाहर है तो अपन यूज़ करते हैं सेक्शन 13। सेक्शन 12 का भी यूज़ करते हैं, प्रोवाइडर एंड रिसिपिएंट जब दोनों इंडिया में है तो वी यूज़ सेक्शन 12। एंड 13 का भी यूज़ करते हैं जब प्रोवाइडर या रिसिपिएंट दोनों में से एक इंडिया में और एक इंडिया के बाहर है। उस पर अपन ने एक सेक्शन 13 पढ़ा था। मैंने आपको सेक्शन 13 में कहा था कि कभी कभी ऐसा हो सकता है ड्यू टू प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजंस कि एक सर्विस पे 2 लोग टैक्स ले रहे हैं। इंडिया में भी टैक्स लग रहा है एज पर आवर प्रोविजंस एंड यूएसए में भी टैक्स लग रहा है ड्यू टू देयर प्रोविजन। तो इन दैट केस उसका इफेक्टिव एंजॉयमेंट कहाँ पे हुआ है वो देखा जाएगा, उसमें इफेक्टिव एंजॉयमेंट कहाँ पे वो देखा जाएगा, करेक्ट ना? एंड अकॉर्डिंगली उसका प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड होगा। तो देखो, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डबल टैक्सेशन और नॉन टैक्सेशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस और फॉर द यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ रूल्स द गवर्नमेंट शैल हैव पावर टू नोटिफाई एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विस or circumstances in which the place of supply shall be the place of effective use and enjoyment of service। ये अपन ने पढ़ा था। अभी गवर्नमेंट ने कुछ सर्विसेज इसमें नोटिफाई की है जहाँ पे उन्होंने प्लेस ऑफ सप्लाई डिफाइन कर दिया है, मतलब उन्होंने उसका इफेक्टिव यूज मेजर किया है एंड दे हैव डिफाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई। कौन सा? यस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड टू फार्मास्यूटिकल सेक्टर। तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर रिलेटेड कोई रिसर्च चल रहा है, करेक्ट ना? इन अ टैक्सेबल टेरिटरी टू अ पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब देखो क्या है, करेक्ट ना? तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर कहां पे? इंडिया में है। एंड टू अ पर्सन मतलब अपन रिसर्च का सर्विस किसको दे रहे हैं? जो पर्सन इंडिया के बाहर है। क्या बोला है? सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज अपन इंडिया में, अपन इंडिया से बाहर वो सर्विसेज दे रहे हैं। सप्लायर इज इन इंडिया, द सर्विस इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड टू फार्मास्यूटिकल सेक्टर, वी आर प्रोवाइडिंग आउटसाइड इंडिया। देन उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट होगा। उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट होगा, मतलब वो एक्सपोर्ट ही माना जाएगा सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। पहला कंडीशन क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विस फ्रॉम टैक्सेबल टेरिटरी आर प्रोवाइडेड एज पर द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सर्विस प्रोवाइडेड लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी एंड सर्विस रिसिपिएंट लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। सो उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, पहला कंडीशन। सप्लाई ऑफ सर्विस फुलफिल सच अदर कंडीशन इन रिलेटेड टू एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के कंडीशन फुलफिल होने चाहिए, मतलब प्रोवाइडर इंडिया में है, रिसिपिएंट इंडिया के बाहर है, पैसा फॉरेन करेंसी में आ रहा है, करेक्ट ना? बस, तो ये पहला सर्विस है जहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट होगा। दूसरा, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ एयरक्राफ्ट।
supply of maintenance, repair, overhaul of service in respect of aircraft, engine, other aircraft component supplied to person for use in the course of furtherance of business. तो यहाँ पे भी लोकेशन ऑफ रिसिपेंट होगा, करेक्ट ना। तो अगर रिपेयर्स एंड सर्विस का अपन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का सर्विस दे रहे हैं, एक इंडिया में एक इंडिया के बाहर है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ रिसिपेंट ऑफ सर्विस, वो होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो ये दो जस्ट पढ़ के रखना, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, बस एक जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया है, इसको जस्ट पढ़ के छोड़ दो, इस पे कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। अच्छा रूपाली महिमा, आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? नाउ चैप्टर 8 में कोई अमेंडमेंट नहीं है, चैप्टर 9 में कोई अमेंडमेंट नहीं है। नाउ चैप्टर 10 में अमेंडमेंट हुआ है, इनपुट टैक्स क्रेडिट में अमेंडमेंट हुआ है। अच्छा मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास स्टडी मटेरियल रहेगा तो आपके लिए समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। सो इफ़ यू विश यू कैन ब्रिंग योर टेक्स्ट बुक, आई विल गिव यू 1 मिनट, आई विल वेट फॉर 1 मिनट, ब्रिंग योर नोट्स। मैंने जो नोट्स दिए वो आपके पास होना ज़रूरी है, या कोई दूसरे भी नोट्स है वो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। चलो तो पहला पार्ट आपको क्लियर है क्या? वो सेक्शन 13 के 2 सर्विसेज के लिए बस डिफाइन किया, बस बाकी दिमाग मत लगाओ, जस्ट एक बार ये नॉलेज के लिए मैंने आपको पढ़ाया है कि इन 2 सर्विसेज के लिए गवर्नमेंट ने डिफाइन किया है कि एक इंडिया में और एक इंडिया के बाहर है, तो उसका पीओएस क्या होगा गवर्नमेंट ने डिफाइन कर दिया है। चलो कैन आई गो अहेड? एक बार बोलो यस सर, प्लीज गो अहेड। मेरे को रिस्पांस देते रहो, नहीं तो मेरे को समझता नहीं कि आप सो रहे या लेक्चर देख रहे हैं। सो बीच बीच में मैं आपको क्वेश्चन पूछते रहूंगा। चलो नाउ अभी नेक्स्ट जो अमेंडमेंट हुआ है वो रूल 36 में हुआ है। नेक्स्ट अमेंडमेंट कहां पे हुआ है? रूल 36 सब रूल 4। अपना चैप्टर खोल के बैठना, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके नाउ ध्यान दो, ओके नाउ रूल 36 सब रूल 4 में क्या था? अपन ने पढ़ा था कि लेट से मैंने आपसे परचेज किया, सब लोग ध्यान से सुनना, इस पे न्यूमेरिकल आने आ सकता है, सब लोग ध्यान से सुनो। ओके हाँ सब लोग ध्यान से सुनो कि बिफोर अमेंडमेंट क्या था? लेट से मैंने आप सबसे गुड्स परचेज किया है, लिसन केयरफुली, आप सब लोग सप्लायर हो, मैंने आपसे गुड्स परचेज किया है, आप सबके मेरे पास 200 इनवॉइसेस है, तो मेरे को 200 इनवॉइस का क्रेडिट मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए? 200 इनवॉइसेस। सो आई हैव गॉट 200 इनवॉइसेस। तो अगर आपने रिटर्न बराबर फाइल किया GSTR 1 तो मेरे को 25 लाख का क्रेडिट इस महीने मिलना चाहिए, ऐसा मेरा अंदाजा था। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या? मेरे GSTR 2B में 18 लाख ही दिख रहा है, मतलब बाकी के अपने 7 लाख के इनवॉइस आपने अपलोड नहीं किए, इसलिए उसका मेरे को क्रेडिट नहीं मिला। तो अपन ने रूल 36 सब रूल 4 में क्या पढ़ा था कि इसका 10% क्लेम कर सकते। कितना क्लेम कर सकते हैं? 10%। 10% ऑफ दिस और रिमेनिंग 7 लाख विच एवर इज लेस। सो टोटल कितना क्रेडिट मिलेगा? 18 लाख प्लस 18 लाख का 10% 1,80,000 और 7 लाख विच एवर इज लेस। इतना मैं क्रेडिट क्लेम करता था, इसको बोलते हैं एलिजिबल क्रेडिट। 18 लाख को हम क्या बोलते थे? एलिजिबल क्रेडिट। ये अपन ने पढ़ा था। अभी ये था बिफोर अमेंडमेंट। नाउ आफ्टर अमेंडमेंट क्या हुआ है? ये 10 का परसेंटेज बस उन्होंने 5 कर दिया है। 10 का परसेंटेज कितना किया? 5। तो अभी मेरे को 18 लाख का 5% 90,000 और पेंडिंग क्रेडिट
जो आपने इनवॉइसेस अपलोड नहीं किए, आपकी वजह से मेरा नुकसान हो गया, विच एवर इज लेस मेरे को मिलेगा, तो अभी 90,000 का मिलेगा। बस दिस इज द ओनली सिंपल अमेंडमेंट। मैंने अभी पढ़ा नहीं है, बट कॉन्सेप्ट मैंने आपको पूरा बता दिया है, तो आगे पढ़ने में काफ़ी ईजी हो जाएगा। बोलो, तो अगर ये आपको अमेंडमेंट क्लियर है तो बोल दो यस सर क्लियर है, सो दैट आई कैन मूव ऑन, एंड फिर मैं नोट्स पढ़ता हूँ। लिख लिया आपने? लिख लो। चलो नाउ देखो, सेक्शन 16(2) ऑफ CGST एक्ट प्रोवाइड सर्टन कंडीशंस फॉर अवेलिंग ITC। ओके, थैंक यू सो मच। Wherein one of the condition that taxpayer must be in possession of tax invoice and other documents for claiming ITC। yes, तो सेक्शन 16(2) में क्या बोला था कि मेरे पास इनवॉइस होना चाहिए, पहला कंडीशन। देन गुड्स मेरे पास होने चाहिए, ये अपने कंडीशंस पढ़े हैं। लेकिन रूल 36 में और भी कंडीशंस थे। क्या थे? द क्वांटम ऑफ ITC दैट कैन बी क्लेम अगेंस्ट इनवॉइस क्रेडिट नोट अपलोडेड एंड इनवॉइस क्रेडिट नॉट अपलोडेड। मतलब 16(2) के हिसाब से मेरे पास इनवॉइस भी है, गुड्स भी है, लेकिन रूल 36 सब रूल 4 मेरे को रिस्ट्रिक्ट करता था। क्या रिस्ट्रिक्ट करता था? कि मेरे पास इनवॉइस है, बट जो इनवॉइस आपने अपलोड नहीं किए उसका पहले मेरे को 10% मिलता था ऑफ एलिजिबल क्रेडिट। ना मेरे को कितना मिलेगा? 5% मिलेगा। एज पर एग्जिस्टिंग सब रूल ITC टू बी अवेलेबल बाय रजिस्टर्ड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस डेबिट नोट the details of which have not been updated by supplier in GSTR 1 cannot exceed 10% of eligible ITC। ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हाईलाइट करो, मैं जहाँ जहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ आपको भी हाईलाइट करना है। तो पुराना प्रोविजन क्या था कि GSTR 1 में जितना सप्लायर ने अपलोड किया है उसका मैं मैक्सिमम कितना क्लेम कर सकता हूँ? 10%। अभी ये अमेंडमेंट हो गया, कितना हो गया? 5% हो गया। कितना हो गया? 5% हो गया है। बस अब एक ये नए पॉइंट है, ये मैं आपको बाद में बताने वाला हूं। आप इसको बस बॉक्स करके रखो। IFF, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, मैं बताता हूं क्या है। ओके, तो इज दिस क्लियर कि 10 की जगह कितना हो गया? 5% हो गया। नाउ रूल 86B, रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। अभी ध्यान दो, मैं पहले आपको एक न्यूमेरिकल बताता हूं, फिर अपन पढ़ते हैं। देखो, अच्छा, रूल 86 भी नया इंट्रोड्यूस किया गया, ये अमेंडमेंट नहीं है, ये रूल अपन ने नहीं पढ़ा है। अमेंडमेंट का मतलब है जो था उसमें चेंजेस। तो ये मैं बिफोर अमेंडमेंट लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है ना, कि पहले हम क्या करते थे बिफोर। सब लोग ध्यान दो और मेरे क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, तभी आपको समझेगा। लेट्स से मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट है 20 lakhs, मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है? 20 lakhs है। एंड आउटपुट टैक्स है 18 लाख। तो बताओ कितना पेएबल होगा और कितना कैरी फॉरवर्ड होगा? कितना पेएबल होगा, कितना एक्सेस ITC कैरी फॉरवर्ड होगा? बताओ। चलो फिर मैं आपको अमेंडमेंट समझाता हूं।
बोलो पेएबल 0 होगा एंड कैरी फॉरवर्ड होगा 2 lakhs। क्योंकि मेरा इनपुट 20 लाख है, आउटपुट 18 लाख है, तो मेरे को कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, बस वो एलिजिबल आईटीसी होना चाहिए, मतलब वो प्रायोरिटी ऑफ सेटअप के हिसाब से पूरा सेटअप होगा, तो मेरे को पे कुछ नहीं करना, मेरा 2 लाख का आईटीसी कैरी फॉरवर्ड होगा। इज दिस क्लियर? अभी ये रूल 86 भी क्या बोलता है कि अभी देखो, अभी बोलता है कि आप ये 18 लाख पूरा यूज नहीं कर सकते, इसका मैक्सिमम 99% आप यूज कर सकते हैं। हाँ, मतलब 18 लाख का 99% उतना ही एडजस्ट होगा। यस, तो 18 लाख का 99% कितना होता है? 18 लाख का करो 99%, टेल मी आंसर। $17,82,000। तो बाकी का जो 18,000 है वो पे करना पड़ेगा। एंड कितना होगा कैरी फॉरवर्ड फिर? 20 लाख माइनस 17,82,000। तो आपका जो आउटपुट टैक्स है पूरा एडजस्ट नहीं होगा, 99% एडजस्ट होगा, बाकी का 1% आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। सो 18 लाख का 1% मेरे को देना ही पड़ेगा, 18 लाख का 1% देना ही पड़ेगा, 18,000 देना पड़ेगा, बचा मैंने एडजस्ट किया, तो मेरा भी आईटीसी कैरी फॉरवर्ड कितना होगा? 2,18,000। ये अमेंडमेंट में पढ़ाने वाला हूँ, अभी बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है, बट कॉन्सेप्ट समझा क्या, ये ऐसा क्यों किया, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, वो सब मैं डाउट आपके क्लियर करूँगा, बट कैलकुलेशन पार्ट क्लियर है क्या, ताकि एग्जाम में अपना मिस्टेक ना हो अगर न्यूमेरिकल आता है तो। ऑन रूल 86B है ना, एक बार बोलो यस सर, क्लियर है, समझ में आ गया? चलो देखो अभी, with effect from 1/1/2021 a new rule 86B has been inserted in CGST rule to restrict the amount available in electronic credit ledger which a registered person can use to discharge his output tax liability is 99% of such tax liability. It is not 99% of ITC, 99% of output tax liability, ऐसा बोला है। yes, in case where the value of taxable supply other than exempt supply, other than zero supply in a month exceed 50 लाख रुपया, मतलब ये उन्हीं बिजनेसमैन के लिए जिनका मंथली टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा है, अदर देन exempt सप्लाई एंड अदर देन जीरो रेटेड सप्लाई। यस, एंड दिस रूल ओवरराइड ऑल अदर रूल्स, ये बाकी सभी रूल्स को ओवरराइड करता है। अभी आप बोलेंगे ऐसा क्यों किया गवर्नमेंट ने, इट बताता हूं, इट इंप्लाइज दैट रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट यूज द अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर टू डिस्चार्ज हिज लायबिलिटी in excess of 90% of such tax liability in case value of supply other than exempt and zero supply in a month exceed 50 lakh। ठीक है, इज दिस क्लियर? ये एग्जांपल मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया है, वही है। नाउ एक्सेप्शन, द रिस्ट्रिक्शन शैल नॉट अप्लाई, मतलब हियर there is no need to use 99%, you can adjust 100%, मतलब 18 लाख पूरा एडजस्ट होगा। कौन सा? पहला,
where the said person, proprietor, karta, MD, or any of his partner, whole-time director, member, MD, or AOP, board trustee, have paid more than 1 lakh as income tax in each of the last 2 financial year. हाँ, मतलब आपका टर्नओवर 50 लाख से ज़्यादा है, लेकिन आपने या आपके मतलब आपका जो भी बिजनेस एंटिटी है, कंपनी है, आप अगर प्रोप्राइटर हो, आपने या आपका कंपनी है तो एमडी ने, एचयूएफ है तो कर्ता ने, मतलब जो भी की पर्सन है उन्होंने खुद का इनकम टैक्स अगर 1 लाख से ज़्यादा पे किया है, ओके 1 लाख से आप ज़्यादा पे किया तो उनके लिए रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगा, इवन दो योर टर्नओवर इज मोर देन 50 लैक्स। तो गवर्नमेंट यहाँ पे आपका, अच्छा ये अमेंडमेंट क्यों किया? गवर्नमेंट ने ऐसे रियलाइज किया कि काफ़ी लोग फेक क्रेडिट ले रहे हैं। कल ही देखो टीवी में आया है, सूरत एंड बड़ौदा, यहाँ पे मैक्सिमम फेक बिल दिए जा रहे हैं। फेक बिल का मतलब है आप मेरे को बिल दोगे, मैं क्रेडिट क्लेम करूँगा, मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगा, आप बाद में मेरे को कैश निकाल के दोगे। तो ओनली गवर्नमेंट के दिखाने के लिए अपन ने क्रेडिट का जुगाड़ किया है। यस, तो इन लोगों को चेक करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि एटलीस्ट तुम 1% तो भरो, करेक्ट ना? तो 1% भरेंगे मतलब आप कितना, तो ये क्रॉस चेक करने के लिए किया है। अभी 1% कितने फायदे का प्रोविजन है ये क्वेश्चन मार्क है, बिकॉज 99% का क्रेडिट मिल रहा है, 1% से कितना फर्क पड़ेगा आई डोंट नो। तो ये प्रोविजन भी क्वेश्चन मार्क है इसके ऊपर, बट स्टिल ये गवर्नमेंट का उसका कॉन्सेप्ट है। देन where registered person receive refund of more than 1 lakh in preceding financial year on account of unutilized ITC, अगर आपको लास्ट ईयर 1 लाख से ज़्यादा रिफंड मिला है तो भी आपके लिए रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगा। where registered person has discharged his liability towards output tax through electronic cash ledger for an amount which is in excess of 1% of total output tax liability applied cumulatively up to said month in the current financial year। मतलब क्या बताओ? कैन यू एक्सप्लेन कंडीशन सी? कैन यू ट्राई कंडीशन सी क्या लिखा है? ए एंड बी क्लियर है ना? हाँ बोलो। आपने आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जो है ना वो क्रेडिट लेजर से नहीं, आपने कैश लेजर से, मतलब आपने एक्चुअली पे किया है। फॉर एन अमाउंट विच इज इन एक्सेस ऑफ 1%, मतलब आपने, आपका क्रेडिट बैलेंस कम है, आपका आईटीसी कम था, तो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है आपने कैश में अमाउंट पे किया, कितना? विच इज इन एक्सेस ऑफ 1% ऑफ टोटल आउटपुट लायबिलिटी, आपका जो टोटल आउटपुट लायबिलिटी था उसका 1% से ज़्यादा आपने ऑलरेडी उसके पहले कैश लेजर में पे किया है, अप्लाइड क्यूमुलेटिवली अप टू द सेड मंथ इन करंट फाइनेंशियल ईयर। मतलब अभी करंट फाइनेंशियल ईयर अक्टूबर है, तो अप्रैल टू सितंबर क्यूमुलेटिवली आपने जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में से जो अमाउंट पे किया है वो आपके टोटल लायबिलिटी के 1% से अगर ज़्यादा है तो ये 6 महीने का जो लायबिलिटी है इस साल का, अप्रैल टू सितंबर का, इस 6 महीने का जो लायबिलिटी है उसका 1% निकालो, उससे ज़्यादा अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे किया है तो ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। एंड वेयर रजिस्टर्ड पर्सन इज गवर्नमेंट, पब्लिक अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी एंड स्टैट्यूटरी बॉडी, तो इनके लिए अप्लाई नहीं होगा। चलो आगे। तो इतना ही अमेंडमेंट है इनपुट टैक्स क्रेडिट में, बाकी कोई अमेंडमेंट नहीं है। सो इज दिस क्लियर? सो देयर आर ओनली 2 अमेंडमेंट्स इन इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये सबको समझ में आ गए? कोई डाउट है तो बोलो डाउट है, नहीं तो टाइप करो क्लियर है, सो दैट आई कैन गो अहेड। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी इमीडिएटली। डाउट नहीं तो बोलो क्लियर है, सो दैट आई कैन गो अहेड। ओके नाउ अभी रजिस्ट्रेशन में सेक्शन 25(6)(d) अगर आपके मेरे नोट्स है तो यू गो टू सेक्शन 25 सबसेक्शन 6, उसमें देखो ABCD था करेक्ट ना? तो आधार कार्ड का ऑथेंटिफिकेशन, हाँ तो उसमें अमेंडमेंट हुआ है। देखो सेक्शन 25(c)(d) ऑफ द CGST एक्ट स्टिपुलेट दैट प्रोविजन रिलेटेड टू आधार ऑथेंटिफिकेशन शैल नॉट अप्लाई to such person or class of person
एनी स्टेट, यूनियन टेरिटरी और पार्ट देयर ऑफ एज मे बी नोटिफाइड। ये अपन ने पढ़ा था कि गवर्नमेंट जिनको नोटिफाई करेगी उनको आधार कार्ड ऑथेंटिकेट करने की जरूरत नहीं है। तो इन पर्सन को पहले नोटिफाई किया था कि इन लोगों के लिए विदाउट आधार कार्ड वेरिफिकेशन उनका रजिस्ट्रेशन नंबर वैलिड माना जाएगा। कौन थे? अ पर्सन हु इज नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, अ क्लास ऑफ पर्सन अदर देन फॉलोइंग, ये छोड़ के बाकी कोई भी, इंडिविजुअल, एथोराइज सिग्नेटरी ऑफ ऑल टाइप्स, मैनेजिंग एंड एथोराइज पार्टनर्स एंड कर्ता, ये 4-5 लोग छोड़ के, करेक्ट ना, बाकी कोई भी क्लास ऑफ पर्सन एंड एनी पर्सन हु इज नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, इन्होंने आधार कार्ड ऑथेंटिकेट नहीं किया तो भी चलता है। बट ये नोटिफिकेशन अभी सस्पेंड कर दिया है एंड दिस इज द न्यू लिस्ट, ये नया लिस्ट है। इन लोगों ने आधार कार्ड का ऑथेंटिफिकेशन नहीं भी किया तो भी उनका रजिस्ट्रेशन वैलिड माना जाएगा। सो इट इज जस्ट थ्योरेटिकल अमेंडमेंट, इसको एक बार पढ़ के रखना है। कौन? पर्सन हु इज नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी बॉडी, पब्लिक सेक्टर कंपनी, अ पर्सन अप्लाइंग फॉर यूनिक आइडेंटिटी नंबर। तो इन 5-6 लोगों के लिए इवन दो देयर इज नो आधार कार्ड वेरिफिकेशन, स्टिल उनका नंबर वैलिड माना जाएगा। तो सिंपल अमेंडमेंट है। नाउ अभी ये IMP लिखो, इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए, ये इंपॉर्टेंट है। रूल 9 सामने रखो। हाँ, अभी आपके से अगर मेरे नोट्स है तो रूल 9 सामने रखो। रूल 8 और 9 रजिस्ट्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल 8 में अपन ने पूरा एप्लीकेशन का प्रोसीजर पढ़ा है। GST RAG 1 फॉर एप्लीकेशन, GST RAG 2 में आपको एक्नॉलेजमेंट मिलता है, 3 में नोटिस मिलता है, अपन ने फॉर्म का लिस्ट भी लिखा है, आपके पास लिस्ट है। 4 में आप रिप्लाई करते हो, 5 में रिजेक्शन होता है, 6 में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। ये अपन ने पढ़ा था सब कुछ, है ना। अब इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए, ध्यान से सुनो। द रूल 9 ऑफ CGST रूल्स प्रोवाइड प्रोविजन रिलेटेड टू द वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एंड अप्रूवल। यस, तो रजिस्ट्रेशन आपका वेरीफाई कैसे होगा वो सब दिया है। नाउ टाइम लिमिट फॉर अप्रूवल ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। द टाइम लिमिट फॉर अप्रूविंग ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन by proper officer if the application accompanying the documents are found to be in order increase from 3 working days to 7 working days. Is this clear? तो पहले कितना था 3, अभी कितना हो गया 7 हो गया। पहले कितना था 3 था, बाद में कितना हो गया 7 हो गया। लिख लिया आपने? जस्ट मिनट। नेक्स्ट, फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो पहले जो अप्रूवल 3 दिन में मिलता था, अभी कितने दिन में मिलेगा? 7 दिन कर दिया गवर्नमेंट ने। तो आपको जो GST RAG 6 आपको 3 दिन में मिलता था, अगर सब कुछ ओके तो अभी कितने दिन के बाद मिलेगा? 7 डेज के बाद मिलेगा। जस्ट सेकंड ना, जस्ट 1 मिनट। नेक्स्ट, फर्दर टाइम लिमिट फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन। अपन ने देखा था कि अगर आपने आधार कार्ड ऑथेंटिकेट नहीं किया तो फिजिकल वेरिफिकेशन होता था
एंड फिजिकल वेरिफिकेशन होने के बाद 60 डेज में नंबर दिया जाता था, वो कम करके 30 डेज किया है. सो वेन एवर देर इज अ फिजिकल वेरिफिकेशन एंड आफ्टर दैट अप्रूवल विल बी गिवन, तो पहले समय 60 था, उसको कम करके 30 किया है. ऑफ अ पर्सन हु फेल्स टू अंडरगो आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन डज नॉट ऑप्ट फॉर आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन हैज बीन रिड्यूस्ड टू 30 डेज फ्रॉम 60 डेज. ये कम हो गया, पहले 60 था, लाइट्स अभी 30 कर दिया. पहले 60 था, अभी कितना कर दिया, 30 कर दिया. नेक्स्ट, तो ये जस्ट पढ़ लीजिए एक बार. नेक्स्ट, टाइम लिमिट फॉर इश्यू ऑफ नोटिस, इसमें भी अमेंडमेंट हुआ है. टाइम लिमिट फॉर इश्यू ऑफ नोटिस. The time limit for issue of notice in prescribed form in case where application is found to be deficient. अच्छा, नोटिस कौन से फॉर्म में आता था, GST REG 3, याद करो. आइदर इन टर्म्स ऑफ एनी इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स, या तो आपके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है या इंफॉर्मेशन इनप्रॉपर है. रिक्वायर्ड टू बी फर्निश वेयर प्रॉपर ऑफिसर रिक्वायर एनी क्लैरिफिकेशन हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 7 days to 3 working days. देखो क्या दिया है. तो आपको नोटिस जो पहले 3 दिन में आता था GST REG 3 में, अभी ऑफिसर को कितना समय दिया है, 7 days दिया है, क्योंकि 3 days नॉट इनफ. तो आपके डॉक्यूमेंट जो भी इनकम्प्लीट है या जो इन्फॉर्मेशन आपने इनकम्प्लीट दिया है, जिसकी वजह से आपको रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जा सकता है, वो 3 की जगह कितना हो गया, 7 दिन हो गया है. फर्दर, टाइम लिमिट फॉर इश्यू ऑफ नोटिस टू पर्सन हु फेल टू अंडरगो आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन. हाँ, जिसने आधार कार्ड का ऑथेंटिकेशन नहीं किया है, उसके लिए पहले नोटिस का पीरियड 21 डेज था, वो 30 डेज किया है. कितना किया, 30 डेज किया है. किसके लिए, जिसने आधार कार्ड का ऑथेंटिकेशन नहीं किया है. नोटिस टू पर्सन हु फेल टू डू आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन, आप पूरा लिखो, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है. नोटिस टू पर्सन हु फेल टू डू आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन, पहले 21 डेज था, अभी कितना कर दिया, 30 डेज कर दिया. आर यू राइटिंग दिस टेबल अलॉन्ग विथ मी? यहां तक लिख के हो गया, डन लिखो, डन. यस सर, डन. नेक्स्ट, ये मैंने ऑलरेडी कवर किया, आप पढ़ लेना. नाउ नेक्स्ट अमेंडमेंट हुआ है, डीम अप्रूवल ऑफ एप्लीकेशन. नाउ व्हाट इज डीम अप्रूवल? अपन पहले पुराना प्रोविजन पढ़ते हैं. अपन ने GST REG 1 में एप्लीकेशन सबमिट किया, अगर उन्होंने 3 दिन में, या तो 3 दिन में आपको नोटिस भेजा जाएगा या फिर 3 दिन में आपको रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ
तो अपन एज्यूम करते कि इट इज डीम टू हैव बीन अप्रूव्ड। कुछ केसेस में 7 डेज था, नोटिस आने के बाद 7 दिन का समय होता था कि नोटिस आने के बाद हम रिप्लाई करेंगे, बाद में 7 दिन में बताएंगे कि क्या हुआ है। तो या तो 3 दिन या 7 दिन अगर उनका रिप्लाई नहीं आता है तो हम डीम टू बी अप्रूव्ड मानते थे, है ना। ऐसा माना जाता है कि आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ है। अभी देखो उसमें अमेंडमेंट हुआ है, देखो क्या हुआ है। अभी ऊपर का ही हुआ है ना, सिर्फ लॉजिक लगाओ, सुनो, यही होगा ना। एप्लीकेशन अप्रूव करने के लिए पहला कितना समय था, 3 दिन, अभी वो 7 दिन हो गया। तो जो डीम अप्रूवल 3 दिन के बाद माना जाता था वो डीम अप्रूवल अभी 7 दिन के बाद माना जाएगा। तो यही पीरियड है, बस यहां से यहां पे शिफ्ट हुआ है। करेक्ट ना, आपको लॉजिक समझ में आ रहा है क्या। सिर्फ मेरा रजिस्ट्रेशन अप्रूव करने के लिए 3 दिन थे। पहले मैं क्या मानता था कि अगर आपने 3 दिन में नहीं किया तो डीम अप्रूवल, अभी 3 दिन का 7 दिन हुआ है तो वहां पे भी अमेंडमेंट हो गया कि अगर आपने 7 दिन में कुछ भी रिप्लाई नहीं किया, ना मेरे को नोटिस भेजा, ना मेरे को रजिस्ट्रेशन दिया, तो ऐसा माना जाएगा दैट रजिस्ट्रेशन नंबर इज अलॉटेड टू मी, डीम टू हैव बीन अलॉटेड टू मी। बस ये लॉजिकल अमेंडमेंट है। देखो देखो डीम अप्रूवल कब माना जाएगा। अच्छा, जिसका फिजिकल वेरिफिकेशन था उसको पहले 60 दिन का समय था। अगर मैं 60 दिन में रिप्लाई नहीं करता था तो डीम टू हैव बीन अप्रूव्ड। अभी 60 दिन का 30 हो गया, तो 30 दिन के बाद क्या होगा, डीम टू हैव बीन अप्रूव्ड। सेम फॉर आधार कार्ड, आधार कार्ड वालों के लिए 21 का 30 हो गया, तो पहले 21 के बाद डीम टू बी था, अभी 30 के बाद डीम टू बी होगा। तो ये जो पीरियड लिखा है मैंने, इसके बाद क्या होगा, डीम टू हैव बीन ग्रांटेड माना जाएगा। दिस इज द लॉजिकल अमेंडमेंट। आपको समझा कि नहीं। अगर नोटिस का पीरियड एक्सटेंड हो गया है तो डीम का पीरियड भी क्या होगा, एक्सटेंड होगा ना। तो ये 7 डेज वही है, तो इट्स अ लॉजिकल अमेंडमेंट। इज दिस लॉजिक क्लियर टू एवरीवन कि अगर नोटिस देने का पीरियड एक्सटेंड हो गया है तो डीम अप्रूवल जो 3 दिन के बाद माना जाएगा वो अभी 7 दिन के बाद माना जाएगा, लॉजिकल है। नाउ चलो, नाउ नेक्स्ट, वायलेशन ऑफ कंडीशन ऑफ टेकिंग आईटीसी, मिसमैच ऑफ जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B, वायलेशन ऑफ रूल 86B टू मेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन अ पर्सन लायबल फॉर कैंसलेशन। मतलब आपने जीएसटी के कोई भी प्रोविजन का कॉन्ट्रवेंशन किया है, आपने गलत आईटीसी क्लेम किया है, तो आपका नंबर क्या होता है, कैंसिल होता है। तो उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं एज पर सेक्शन 29। अगर आपके पास मेरे नोट्स है तो चेक करो, सेक्शन 29 इज कैंसलेशन। द प्रॉपर ऑफिसर में कैंसल द रजिस्ट्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन वेयर ही हैज कॉन्ट्रावेटेड द प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर। मतलब सीजीएसटी का कोई भी प्रोविजन आपने कॉन्ट्रावेंशन किया है या उसके रूल्स फॉलो नहीं किए तो आपका नंबर हम कैंसिल करेंगे। और ये कॉन्ट्रावेंशन कब होगा, ये रूल 21 में दिया है कि कौन से केस में कॉन्ट्रावेंशन होगा। सेड रूल हैज बीन अमेंडेड टू प्रोवाइड फ्यू मोर कॉन्ट्रावेंशन। मतलब अपने नोट्स में देखना, रूल 21 में मैंने कुछ दिया है कि इन केसेस में इनको कॉन्ट्रावेंशन माना जाएगा और इन केसेस में आपका नंबर कैंसिल होगा। अब इसमें कुछ और कॉन्ट्रावेंशन ऐड किए गए हैं, नेमली वायोलेशन ऑफ कंडीशन ऑफ टेकिंग आईटीसी। आपने आईटीसी के कंडीशन सेक्शन 16 के फुलफिल नहीं किए। मिसमैच ऑफ जीएसटीआर 1 एंड 3B, वायोलेशन ऑफ रूल 86B, जो अभी अपन ने लेटेस्ट पढ़ा नया रूल, उसका वायोलेशन किया, तो ये नए वायोलेशन है, इसमें भी आपका नंबर कैंसिल किया जाएगा। तो व्हाट इज द अमेंडमेंट, रूल 21 में दिया है कि कौन से सिचुएशन में आपका नंबर कैंसिल किया जाएगा, उसमें ये नए सिचुएशन ऐड किए गए हैं। बस थियोरेटिकल पॉइंट है, पढ़ के रखो, समझ में आपको कि अभी ये भी अगर आपसे गलती हो गई तो योर नंबर विल बी लायबल फॉर कैंसिलेशन।
नाउ नेक्स्ट, अभी रूल 21A सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसमें अमेंडमेंट हुआ है। देखो क्या हुआ है, देखो, वेयर द प्रॉपर ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव दैट registration of person is liable to be cancelled, he can now suspend the registration of such person pending the cancellation proceeding without affording the said person reasonable opportunity of being heard। मतलब क्या है कि अगर ऑफिसर को लगता है कि आपका नंबर कैंसिल होना चाहिए तो पहले वो आपका नंबर सस्पेंड करेगा, फिर वो इन्वेस्टिगेशन करेगा, एंड उसको लगता है कि यस आपने कॉन्फर्मेशन किया है, फिर वो आपका नंबर कैंसिल कर देगा। अभी जब आपका नंबर वो सस्पेंड करेगा एंड बाद में इन्वेस्टिगेट करके कैंसिल करेगा, ही कैन डू सो विदाउट गिविंग यू अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, विदाउट गिविंग यू अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ये पॉइंट नंबर 1 है। हाँ, आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड कब नहीं दिया जाएगा? वेयर कंपैरिजन ऑफ रिटर्न फर्निश्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 39, द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फर्निश्ड इन GSTR 1, the details of inward supply derived based on the details of outward supply furnished by his supplier in GSTR 1, or such other analysis as may be carried out on the recommendation of council show that there are significant differences indicating contravention of the provision of act। मतलब यहाँ पे पढ़ना क्या है सर रूल 21 में कि कौन से केसेस में आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दिया जाएगा। पहला, आपने GSTR 1 में आउटवर्ड सप्लाई जो दिखाया है, करेक्ट ना, या जो इनवर्ड सप्लाई है, जो आपके सप्लायर का आउटवर्ड सप्लाई है, उसमें डिफरेंसेस है, उसमें क्या है, डिफरेंसेस है, मिसमैच है, उसमें क्या है, डिफरेंसेस है, मिसमैच है। तो इन दैट केस आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दिया जाएगा, आपका नंबर सस्पेंड करके आपको उसका नोटिस आ जाएगा। इज दिस क्लियर? सेड पर्सन शैल बी इंटीमेटेड इन प्रिस्क्राइब फॉर्म बाय सेंडिंग कम्युनिकेशन टू हिज ईमेल आईडी। हाँ, तो उसको ईमेल आईडी में आपका नोटिफिकेशन इंटीमेट किया जाएगा। इन दिस इंटीमेशन फॉर सस्पेंशन एंड नोटिस फॉर कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन, दो आएंगे, इंटीमेशन फॉर सस्पेंशन भी आएगा एंड नोटिस फॉर कैंसिलेशन। द सेड डिफरेंसेस एंड एनोमलीज आर हाईलाइटेड। हाँ, मतलब आपको बताया जाएगा कि हम आपका नंबर सस्पेंड क्यों कर रहे हैं। तो आपने जो GSTR 1, करेक्ट ना, या आपका जो IT मतलब जो भी आपने दिखा है, ये आपका जो आउटवर्ड सप्लाई एंड जो इनवर्ड सप्लाई जो आपने दिखा है, उसमें जो भी डिफरेंसेस है उसको हाईलाइट करके आपको भेजा जाएगा, एंड आपको 30 डेज में उनको बताना है कि हम आपका नंबर कैंसिल क्यों ना करें। आपको डायरेक्टली आपको नोटिस आएगा कि बताओ हम तुम्हारा नंबर कैंसिल क्यों ना करें। सो यू हैव टू इन्फॉर्म देम इन 30 डेज। वो डिफरेंसेस क्या है आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है क्या? बताओ। पूरा थियोरेटिकल अमेंडमेंट है। इज दिस क्लियर अप टू दिस पॉइंट? एक बार लिखो क्लियर है। थोड़ा पढ़ने में बोरिंग होगा, बट दीज आर द थियोरेटिकल अमेंडमेंट्स। मैं क्या कर सकता हूं, मेरे को आपको पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि अमेंडमेंट्स आर इंपॉर्टेंट। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, अमेंडमेंट्स एकदम अच्छे से पढ़ के जाना है। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आते ही है, मैं आज ही बता रहा हूं। दिस इज द मोस्ट फेवरेट एरिया ऑफ एवरी इवेल्युएटर, क्योंकि अमेंडमेंट में स्टूडेंट का रियल टेस्टिंग होता है, इसलिए इतना मैं आपको डीप में पढ़ा रहा हूं। एक बार आप इंस्टीट्यूट के अमेंडमेंट्स देख लेना, उससे थोड़े मैंने ज़्यादा एक्स्ट्रा डीप में कवर किया है। वो भी परफेक्ट ही है, बट अब उसमें मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है। अमेंडमेंट वही है, बस कुछ चीज़ें मैंने थोड़ी मॉडिफाई की है। इन केस वेयर कैंसलेशन इज इनिशिएटेड बाय डिपार्टमेंट ऑन इट्स ओन, दो तरह से रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। एक अपन भी अप्लाई कर सकते हैं एंड एक डिपार्टमेंट ने किया, सू मोटो। तो ये सू मोटो है। And the registration person has been suspended, such person shall not be granted any refund under section 54 during the period of suspension। yes, तो डिपार्टमेंट ने अगर आपका नंबर सस्पेंड किया है एंड आपका इन्वेस्टिगेशन चालू है, तो जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा पुराने पीरियड का। सब रूल फॉर प्रोवाइड दैट सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी डीम्ड टू बी रिवोक्ड upon the completion of cancellation proceeding by the proper officer with it from the date on which suspension had came into effect। पूजा, यस, ये December 21 के लिए अमेंडमेंट्स में पढ़ा रहा हूं।
A proviso has been inserted in Rule 21(4) which provide as follow: the suspension of registration may be revoked by proper officer any time during the pendency of proceeding for the cancellation if it deemed fit. मतलब क्या है, बताओ क्या है पॉइंट नंबर 4? मतलब अभी आपका नंबर सस्पेंड किया है, जिस दिन इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगा, जिस दिन इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा, करेक्ट ना, तो आपका सस्पेंशन रिवोक हो जाएगा, सस्पेंशन हट जाएगा, फिर या तो नंबर कैंसिल होगा या तो कंटिन्यू होगा, करेक्ट ना। और वो कब से कैंसिल हो जाएगा? जिस दिन सस्पेंड किया था एंड जिस दिन आपका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुआ है उस पीरियड के लिए वो रिवोक हो जाएगा। अभी अमेंडमेंट क्या हुआ है, अगर असेसिंग ऑफिसर चाहता है तो इन बिटवीन भी वो रिवोक कर सकता है। ही नीड नॉट वेट टिल कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, मतलब इन्वेस्टिगेशन, असेसमेंट इन्वेस्टिगेशन, तो इन बिटवीन भी वो क्या कर सकता है, आपका सस्पेंशन ऑर्डर वो रिवोक कर सकता है। इज दिस क्लियर? तो पहले सस्पेंशन ऑर्डर रिवोक कब होता था? कंप्लीशन ऑफ प्रोसीडिंग, है ना। अभी इन बिटवीन भी अगर ऑफिसर चाहता है तो वो रिवोक कर सकता है। चलो नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट चैप्टर 12। तो रजिस्ट्रेशन चैप्टर के सभी अमेंडमेंट समझ में आ गए, वेरी इजी अमेंडमेंट्स, नथिंग टू वरी। नाउ नेक्स्ट, टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। नाउ सिंपल अमेंडमेंट हुआ है, देखो अपन ने पढ़ा था क्लास में ई इनवॉइसिंग, ये 1 अक्टूबर 2020 से, करेक्ट ना, 1 अक्टूबर 2020 से ऑल द रजिस्टर ऑफ बिजनेस विथ एग्रीगेट टर्नओवर इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1718 ऑनवर्ड्स ग्रेटर देन 500 करोड़ were mandatory required to issue e-invoices for all B2B invoices। ओके, अभी अपन ने लेक्चर में पढ़ा है, मैं बताता हूँ वापस क्या है कि 17-18 के बाद किसी भी साल में, 17-18 के बाद किसी भी एक साल में भी अगर आपका टर्नओवर 500 करोड़ के ऊपर गया है तो 1 अक्टूबर 2020 के बाद आपको कंपलसरी ई इनवॉइस इशू करना है। ई इनवॉइस का मतलब है पीडीएफ बना के मेल करना नहीं। व्हाट इज ई इनवॉइस? मैंने क्लास में बताया था, गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाके सब डिटेल्स आपको अपडेट करना है एंड उसका एक्नॉलेजमेंट रिसिपेंट को मिलता है। सो व्हाट इज ई इनवॉइसिंग मैंने लेक्चर में डिटेल में बताया है। ओके, काफी लोग समझते हैं ई इनवॉइस का मतलब है पीडीएफ बना के मेल कर दो, इतना सिंपल थोड़ी है। ओके, तो अभी उसका जो लिमिट है वो 1 जनवरी से 100 करोड़ कर दिया एंड अभी 1 अप्रैल से 50 करोड़ कर दिया। तो दीज आर द रिवाइज लिमिट्स। तो 1/4/2021 के बाद क्या लिमिट है? 17-18 के बाद मेरा टर्नओवर कभी भी अगर 50 करोड़ के ऊपर है, कभी भी, तो मेरे को 1/4/2021 के बाद मेरे को गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाके ई इनवॉइस जनरेट करना पड़ेंगे कंपलसरी। सो 500 करोड़ का 100 करोड़ किया एंड अभी व्हाट इज द लेटेस्ट लिमिट? 50 करोड़ रुपीज। इज दिस क्लियर? बोलो, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? नाउ अपन ने पढ़ा था कि आपके इनवॉइस पे QR कोड होना जरूरी है ताकि वो जेन्युइन बिल है कि नहीं चेक करने के लिए। जैसे कोविड के रिपोर्ट्स देखो, कोविड के रिपोर्ट्स लोग फेक बनाते थे, तो वहाँ पे अभी QR कोड आता है, उससे पता चलता है कि वो जेन्युइन है कि नहीं। वैसे इनवॉइस जेन्युइन है कि नहीं उसके ऊपर QR कोड लिखना कंपलसरी है। तो उसमें अमेंडमेंट्स हुए हैं। ऑल B2C इनवॉइस इशूड बाय रजिस्टर्ड पर्सन। अच्छा, ये B2C है, ये बिजनेस टू कस्टमर है। ऊपर का ये बिजनेस टू बिजनेस था, ये बिजनेस टू कस्टमर है। इशूड बाय रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1718 exceed 500 crore are required to have dynamic QR code from 1st December 20। ठीक है, तो अगर आपका टर्नओवर 500 करोड़ के ऊपर है 17-18 के बाद कभी भी, तो आपके इनवॉइस पे डायनामिक QR कोड होना जरूरी है। ठीक है, ये पुराना प्रोविजन था।
ओके नाउ, तो अभी इसमें अमेंडमेंट देखो क्या हुआ है, ये अमेंडमेंट हुआ है. कम टू नेक्स्ट पेज. तो देयर आर सर्टन क्लैरिफिकेशन. पहला, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ डायनामिक क्यूआर कोड. तो इन केसेस में भले टर्नओवर आपका 500 करोड़ के ऊपर क्यों ना हो, आपके इनवॉइस पे डायनामिक क्यूआर कोड नहीं रहेगा तो भी चलेगा. कौन सा? पहला, इंश्योरेंस एंड बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी, जीटीए, पैसेंजर सप्लाई, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर सर्विस, पर्सन सप्लाई सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफ फिल्म्स इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन, मतलब जिनके मल्टीप्लेक्स है उनके लिए, एंड सप्लायर ऑफ OIDR सर्विस. तो ये 5 सर्विसेज के लिए क्विक रिस्पॉन्स कोड नहीं रहेगा तो भी चलेगा. ये पढ़ के रखो, एग्जाम में आ सकता है कि ऐसे कौन से 5 सप्लायर हैं जिनके इनवॉइस पे क्यूआर कोड नहीं रहेगा तो भी चलेगा, इवन दो टर्नओवर इज ग्रेटर देन 500 करोड़. यहाँ पे वो लिमिट चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे 500 ही है, वो ऊपर 100 एंड 50 हुआ है, हियर इट इज 500 ओनली. देन as regard to supply made for export, such supplier made by registered person to unregistered person. ये भी B2C ही है. क्यूआर कोड कहाँ पे लगता है? when transaction between B2C, क्योंकि लोग फेक इनवॉइस इशू करते हैं, करेक्ट ना, और सामने से जीएसटी कलेक्ट करते हैं, तो इसलिए. However, since e-invoice are required to be issued respect of supply of export, treating them B2B supply, QR code not required. Yes, मतलब जब एक्सपोर्ट होता है ना तो ई इनवॉइस इज मैंडेटरी. अभी ई इनवॉइस कब मैंडेटरी है? व्हेन सप्लाई इज B2B. तो जहाँ पे ई इनवॉइस बन रहा है वहाँ पे क्यूआर कोड की ज़रूरत नहीं है बस. तो ऊपर का जो था पहला, ये B2B है, क्यूआर कोड इज B2C. तो जब मैं एक्सपोर्ट करता हूँ तो मेरे को ई इनवॉइस जनरेट करना पड़ता है जिसका डेटा पूरा गवर्नमेंट के पोर्टल पे रहता है. तो उस बिल पे क्यूआर कोड नहीं रहेगा तो भी चलेगा, बिकॉज ऑलरेडी पूरा डेटा गवर्नमेंट के पास बाय डिफॉल्ट जा रहा है. देन ये जो क्यूआर कोड होता है, जब गवर्नमेंट इसको स्कैन करेगी कि वो क्यूआर कोड जेन्युइन है कि नहीं, तो उसमें क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए? सप्लायर का GSTN नंबर, सप्लायर का UPI ID, बैंक अकाउंट नंबर, इनवॉइस नंबर, टोटल इनवॉइस वैल्यू एंड GST का ब्रेकअप. तो क्यूआर कोड में इतनी सारी चीज़ें होनी चाहिए. एंड वो ऐसा होना चाहिए कि अपन उसको कहीं पे भी स्कैन करके चेक कर सकते हैं. सो जब भी क्यूआर कोड गवर्नमेंट स्कैन करेगा, ताकि कोई आप लोगों से फेक GST कलेक्ट ना करो, आपका बैंक अकाउंट नंबर वगैरह सब दिखना चाहिए. चलो नाउ नेक्स्ट. अभी देखो, compliance with dynamic QR code requirement in certain cases. If the supplier has issued invoice using dynamic QR code for the payment, the said invoice shall be deemed to have been complied with dynamic QR code requirement. मतलब क्या है? मतलब क्या है? देखो क्या है, अभी देखो मैं बताता हूं. इफ द सप्लायर प्रोवाइड डिस्प्ले क्यूआर कोड, मतलब मैंने आपको पेमेंट करनी होता है ना, अपन चाय पीने जाते हैं ना तो वहाँ पे क्यूआर कोड रहता है, आप उसको स्कैन करते हैं. तो सप्लायर ने आपको क्यूआर कोड दिया है, इनवॉइस पे नहीं है, बट द कस्टमर ऑप्ट टू मेक पेमेंट विदाउट यूजिंग क्यूआर कोड. कस्टमर ने विदाउट क्यूआर कोड आपको पेमेंट कर दिया, क्यूआर कोड देने के बाद भी. सप्लायर प्रोवाइड द क्रॉस रेफरेंस ऑफ सच पेमेंट मेड विदाउट द यूज ऑफ डायनेमिक क्यूआर कोड ऑन द इनवॉइस. लेकिन सप्लायर ने इनवॉइस में लिखा है कि हमको पेमेंट कैसे मिला है, करेक्ट ना? तो ऐसा माना जाएगा कि आपने वो क्यूआर कोड का कंप्लायंस किया है. मतलब इशू क्या है समझो आप, मेरे बिल पे क्यूआर कोड होना चाहिए. तो गवर्नमेंट ऐसा नॉर्मली जब मैं क्यूआर कोड देता हूं तो आपको वही स्कैन करके पेमेंट करना है, बट आपने मेरे को वो स्कैन करके पेमेंट नहीं किया, आपने मेरे को ऑनलाइन पेमेंट कर दिया है विदाउट यूजिंग क्यूआर कोड.
लेकिन मैंने मेरे इनवॉइस में लिखा है पूरे पेमेंट डिटेल्स कि इसका पेमेंट कैसे रिसीव हुआ है, तो ये इसका मैं प्रॉपर रेफरेंस आपको दे रहा हूं, तो ऐसा माना जाएगा कि क्यूआर कोड के जो भी कंप्लायंस है वो आपने कंप्लीट किया है, कोई आपको पेनल्टी नहीं लगेगा। इफ द सप्लायर मेक्स अवेलेबल टू कस्टमर एन इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट, मतलब सप्लायर ने कहा कि मेरे पास क्यूआर कोड नहीं है, आप ऑनलाइन पेमेंट करो, थ्रू डायनामिक क्यूआर कोड इज नॉट डिस्प्लेड, उसका डायनामिक क्यूआर कोड नहीं है, बट द डिटेल्स ऑफ मर्चेंट एज वेल एज ट्रांजेक्शन डिस्प्लेड अदरवाइज। हाँ, बट आपने किसी और तरह से गवर्नमेंट को प्रूफ कर दिया है कि भले मैंने क्यूआर कोड नहीं दिया था लेकिन पेमेंट ऑनलाइन हुआ है, उसके पूरे डिटेल्स मैंने दिए हैं, तो फिर क्यूआर कोड नहीं भी रहेगा तो ऐसा माना जाएगा कि आपने कंप्लायंस बराबर किया है, बस उतना ही है। तो ये आप मत पढ़ो, ये छोड़ दो, इसका कुछ आपको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर 13 अकाउंट्स रिकॉर्ड्स एंड ई वे बिल। चैप्टर 13 क्या है? अकाउंट्स रिकॉर्ड्स एंड ई वे बिल। अभी फटाक से बता देता हूं, ये 100 का लिमिट 200 किलोमीटर हुआ है, अपन ने पढ़ा था ना, अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो, उसके लिए पर डे लिमिट था 100 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ, अभी वो 200 कर दिया, अभी क्या कर दिया, वो 200 कर दिया है। थैंक यू सो मच मंजित। अभी सब लोग ध्यान दो, अभी देखो मेरा ईवे बिल का वैलिडिटी पहले कितना था, पहले अगर मेरे को 500 किलोमीटर जाना है तो कितने दिन का वैलिड था, बताओ, ये आपको याद है क्या, बताओ कि पर डे उसका वैलिडिटी 100 किलोमीटर था, तो मेरे को अगर 500 किलोमीटर जाना है तो मेरा ईवे बिल 5 दिन वैलिड होगा। इज दिस क्लियर? अभी उसका वैलिडिटी एक दिन का 200 किलोमीटर हो गया, तो मेरे को 500 किलोमीटर जाना है, तो पार्ट देयर ऑफ के लिए भी एक दिन माना जाएगा, तो अभी वो 3 दिन ही वैलिड होगा, मतलब अभी आप एक दिन में 200 किलोमीटर जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज द अमेंडमेंट। यहां तक क्लियर है क्या? यस बोल दो, क्लियर है। ये अपने काम का नहीं, मत पढ़ो। पॉइंट नंबर 2 कट कर दो, मत पढ़ो। नाउ रिटर्न्स में बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ है जिसका नाम है QRMP स्कीम। क्या नई स्कीम का नाम है? क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम। अब इसका पहले लॉजिक समझो। अभी बिफोर QRMP स्कीम अपन मंथली रिटर्न फाइल करते थे, है ना, हर मंथ 3B फाइल करते थे, तो एनुअली
एनुअली 12 रिटर्न होते थे, करेक्ट ना। और उसके लिए GSTR 1, 2B एंड 3, मतलब ये जो कंसल्टेंट के चार्जेस है ये 500 से 1500 के रेंज में होते हैं। यस, मतलब स्मॉल बिजनेस में तो मैं 500 रुपीज़ चार्ज करता हूँ पर रिटर्न, थोड़ा बड़ा बिजनेस है तो 1000, और एकदम कॉम्प्लिकेटेड है मतलब बहुत बड़ा बिजनेस है तो 1500 रुपया। तो जो छोटे बिजनेसमैन थे और ऐसे साल के 36 रिटर्न, तो उनके लिए कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता था, तो उनका कॉस्ट एंड मेरा कंप्लायंस एंड गवर्नमेंट का भी बर्डन कम करने के लिए ये नया स्कीम लाया गया। सो अंडर दिस स्कीम अभी ये क्वार्टरली होगा, एंड क्वार्टरली होने से अभी बस मंथली साल में 4 ही रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे, दैट इज द एडवांटेज। तो मेरा कंप्लायंस कम हो गया, क्लाइंट का पैसा बच गया एंड गवर्नमेंट का भी कंप्लायंस कम हो गया। बट ये छोटे बिजनेसमैन के लिए जिनका टर्नओवर 5 करोड़ के अंदर है, मैं बताता हूँ किन के लिए है। सो दिस इज द अमेंडमेंट, तो उसका पूरा प्रोसीजर मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो यहां तक क्लियर है क्या? बोल दो क्लियर है, मैं आगे बढ़ता हूं। प्रोवाइजो टू सेक्शन 39(1) इंसर्टेड विथ फ्रॉम 10/11/20, ये जाने दो, डायरेक्टली यहां से पढ़ो। इन टर्म्स ऑफ आवर प्रोविजन विथ फ्रॉम 1/1/21 QRMP scheme has been introduced as a trade facilitation measure in order to further the ease of doing business। बिजनेस करने में आसानी हो, छोटे बिजनेसमैन को तकलीफ ना हो, उनका कंप्लायंस कॉस्ट कम हो, कंसल्टेंट का लोड कम हो, गवर्नमेंट का लोड कम हो, सबका फायदा है। QRMP स्कीम इज एन ऑप्शनल रिटर्न फाइलिंग। अच्छा, ये कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल है, मतलब जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है वो नॉर्मल स्कीम में भी रह सकते हैं। तो अब ये कैसे डिसाइड होगा, मैं बताता हूँ मैंने कैसे डिसाइड किया है। जितने भी मेरे क्लाइंट हैं जिनका अकाउंटिंग वगैरह बहुत सिस्टमैटिक है, जो बहुत परफेक्टली करते हैं, जो सिंसियर है, उनको हमने मंथली में रखा है, उनको हमने स्कीम में शिफ्ट नहीं किया है। लेकिन जो क्लाइंट को बार बार फॉलोअप लेना पड़ता है, वो रिकॉर्ड बराबर मेंटेन नहीं करते, प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं करते, हमको तकलीफ होती है उनका फाइलिंग करते समय, तो उनको हमने स्कीम में शिफ्ट कर दिया है, उनको हमने स्कीम में शिफ्ट कर दिया है। तो जिनका अकाउंटिंग वगैरह सब परफेक्ट है उन्होंने मंथली कंप्लायंस में जाना बेटर है, क्योंकि 3 मंथ्स में अगेन बर्डन बढ़ जाता है। हाँ, अगर आपको कॉस्ट बचाना है तो आप उस स्कीम में जा सकते हैं, बट कॉस्ट नहीं बचाना है, कंप्लायंस टाइमली करना है, नो नीड टू वेट फॉर क्वार्टर, तो देन मंथली स्कीम इज बेटर। इज एन ऑप्शनल फाइलिंग स्कीम इंट्रोड्यूस फॉर स्मॉल टैक्स पेयर जिनका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर पैन बेस्ड अप टू 5 करोड़ इन करंट एंड प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर टू फर्निश GSTR 1 and 3B on quarterly basis and paying their tax on monthly basis through simple चलन। अच्छा, गवर्नमेंट यहाँ पे बहुत चालाक है, उन्होंने क्या बोला है, पेमेंट मंथली करना है, खाली GSTR 1 and 3B क्वार्टरली फाइल करना है, पेमेंट तो मंथली करना है। तो उन्होंने जो पैसा कमाने का है वो क्वार्टरली नहीं किया है, तो पेमेंट तो मंथली करना पड़ेगा, मतलब मेरे को काम तो करना ही पड़ेगा ना। भले रिटर्न फाइल नहीं हो रहा है तो मेरा तो दिमाग चलेगा ना, आपका आउटपुट लायबिलिटी कितना है, इनपुट लायबिलिटी कितना है, ये सब पे मेरे को काम करना ही पड़ेगा। यस, मतलब एज अ कंसल्टेंट मेरा काम किधर कम हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, उनको पेमेंट मंथली करना है, मतलब आई हैव टू डू वर्किंग मंथली बेसिस। अच्छा, इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एंड करंट फाइनेंशियल, मतलब क्या है, अगर लास्ट ईयर का टर्नओवर 5 करोड़ के अंदर है तो ही मैं इस साल इस स्कीम में आ सकता हूँ, एंड इस साल अगर मेरा टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर गया तो मैं इस स्कीम से बाहर निकल जाऊंगा। इसलिए का कंपोजिशन स्कीम, दोनों तरफ टर्नओवर देखना पड़ता है। समझा कि आपको दोनों तरफ? दिस विल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द कंप्लायंस बर्डन ऑफ सच टैक्स पेयर, उनका कंप्लायंस कम हो जाएगा। नाउ टैक्स पेयर नीड टू फाइल ओनली 4 GSTR 3B इंस्टेड ऑफ 12, तो 12 की जगह 3 फाइल करने पड़ेंगे। सिमिलरली दे वुड विल रिक्वायर टू फाइल only 4 GSTR 1 since invoice filing facility is provided under the scheme। मैं अभी आपको बताता हूं क्या होगा, ध्यान से सुनो। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं फर्स्ट क्वार्टर का,
इसमें अपने को दोनों फाइल करना पड़ेगा। अच्छा, टू बी तो ऑटो पॉपुलेट होता है, वो तो ऑटोमेटिक सिस्टम में आता है, तो मेरे को दिमाग 1 एंड 3 में भी लगाना है, टू बी तो ऑटोमेटिक आ जाता है। अभी इस स्कीम में क्या होगा, बस आपको क्वार्टर के जो पहले 2 महीने हैं डायरेक्टली जून में GST 1 एंड 3 भी फाइल करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि अप्रैल में मैं कुछ कंप्लायंस नहीं करना, मैं उसके तरफ आ रहा हूं। अरे आपने अगर आउटपुट रिटर्न फाइल नहीं किया ना तो सामने वाले को क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो सामने वाले को क्रेडिट मिलने के लिए आपको अप्रैल एंड मई में भी इंस्टेड ऑफ GSTR 1 देयर इज अनदर फैसिलिटी जिसका नाम है इनवॉइस फाइलिंग फैसिलिटी। क्या करना है, इनवॉइस, तो आपको इसके भी इनवॉइस अपलोड करना है। तो उसमें GSTR 1 फाइल नहीं करना है, गवर्नमेंट ने एक यूटिलिटी लाया है, बाय यूजिंग दैट यूटिलिटी यू कैन इंस्टेड ऑफ GSTR 1 यू कैन अपलोड द इनवॉइसेस। सही है, इनवॉइस अपलोड क्यों करना है, ताकि सामने लोगों को क्रेडिट मिले। मैं क्वार्टरली कंप्लायंस में हूँ, दैट्स ओके, बट अगर मैंने मेरा इनवॉइस, मेरा जो आउटपुट सप्लाई है, मैंने उसका अगर पोर्टल पे नहीं दिखाया तो सामने लोगों को क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो अप्रैल में का मेरे को कंप्लायंस क्यों करना है, ताकि मेरा जो बायर है जिसने मेरे से गुड्स लिया है, जो रजिस्टर है, उसका क्रेडिट मेरे वजह से ना रुके। ये लॉजिक समझा क्या आपको? So this is the facility, this is the tool, this is the utility given by government. By using that utility you can upload the invoices and सामने वाले को GSTR 2B में क्रेडिट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मतलब मैं इस स्कीम में भी आ गया तो भी सामने वाले का नुकसान नहीं होगा। ये गवर्नमेंट ने अचीव किया यहाँ पे। आर यू राइटिंग दिस? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डन लिख दो एक बार। ऑप्टिंग ऑफ क्योरपी स्कीम इज अ GSTN वाइज। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। मतलब क्या है, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन कैन अवेल स्कीम ऑप्शन फॉर मोर देन 1 GSTN। मतलब डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब क्या है, मेरे महाराष्ट्र में 2 अलग अलग अंडर सेम पैन आई हैव टेकन 2 नंबर्स, अंडर सेम पैन आई हैव टेकन 2 नंबर्स। तो एक नंबर के लिए मैं नॉर्मल स्कीम एंड दूसरे नंबर के लिए मैं ये स्कीम में जा सकता हूँ। इट्स नॉट लाइक कंपोजिशन स्कीम कि अंडर सेम पैन जितने भी यूनिट रजिस्टर सबके लिए अप्लाई होगा, ऐसा नहीं है। तो जो ब्रांच मेरा छोटा है, जो बिजनेस, उसके लिए मैं स्कीम में जा सकता हूँ, एंड जहाँ पे बिजनेस ज़्यादा है उसके लिए मैं नॉर्मल स्कीम में रह सकता हूँ। इट इम्प्लाइज दैट सम GSTN फॉर अ पैन कैन ऑफ फॉर दिस स्कीम एंड रिमेनिंग मे नॉट ऑफ फॉर दिस स्कीम। वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ एलिजिबिलिटी क्या है, टर्नओवर 5 करोड़ होना चाहिए। रजिस्टर्ड पर्सन having turnover up to 5 crore in the preceding financial year and who have opted to furnish quarterly return under this scheme as a class of person other than तो OIDR के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये स्कीम OIDR के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, shall furnish return for every quarter from January 21 onwards एंड पे द टैक्स एवरी मंथ। तो टैक्स मंथली पे करना है, रिटर्न क्वार्टरली फाइल करना है।
अच्छा अभी IMP लिखो। अब इसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, ध्यान से सुनो, इसमें भी कुछ कैलकुलेशंस है थोड़े बहुत। पहला, द रजिस्टर्ड पर्सन अंडर QRMP स्कीम must have furnished return for the preceding month as due on the date of exercising the option. A registered person shall not be eligible to opt for QRMP scheme if he has not furnished the last return on the due date of exercising such option. ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से सुनो। अच्छा ये स्कीम में कभी भी ऑप्ट कर सकता हूं, ये ऑप्शनल है ना, तो मैंने डिसाइड किया है कि ये जो पीरियड है, इस पीरियड के लिए मेरे को ऑप्ट करना है मैंने डिसाइड किया है कि मेरे को सेकेंड क्वार्टर के लिए ऑप्ट करना है। तो लॉ क्या बोलता है, तो अगर मैं जुलाई में स्कीम में आना चाहता हूं तो जून महीने का रिटर्न मैंने टाइमली फाइल करना जरूरी है, कंपलसरी, नहीं तो मैं यहाँ पे नहीं आ सकता हूँ। तो मेरे पुराने जो रिटर्न्स हैं वो पेंडिंग नहीं होने चाहिए, वो कंप्लीटेड होने चाहिए, देन ओनली इस क्वार्टर में मैं इस स्कीम में आ सकता हूँ। ये पहला कंडीशन है। आई होप आपको क्लियर है ये। If the registered person intending to avail QRMP scheme for quarter July to September is exercising the option on 27 July, अच्छा ये 27 जुलाई कैसे है मैं आपको बताता हूँ। For the said quarter he must have furnished the return for the month of June which was due on 22nd and 24 जुलाई। मतलब क्या है, अगर आप जुलाई का रिटर्न टाइमली फाइल करो, जुलाई का रिटर्न कब फाइल करना है, ये रिटर्न फाइल करने के बाद ही आप इस स्कीम में ऑप्ट कर सकते हो। अच्छा ये एग्जांपल है, ये स्कीम में ऑप्ट कब करना है उसका एक पीरियड है, मैं उस पर आता हूं। ये आपको समझा क्या कि जून का रिटर्न का डेट 22 एंड 24 जुलाई। अच्छा कब 22 है कब 24 है मैं आपको बताने वाला हूं, ये अमेंडमेंट में पढ़ाने वाला हूं। तो 22 या 24 को आपने फाइल किया रिटर्न, क्योंकि अपन ने 20 पढ़ा था, भी 22 हो गया 24 हो गया, शायद ये अपन ने लेक्चर में कवर किया 22-24, चेक करना एक बार, नहीं तो मैं अभी कवर करने वाला हूँ। आई थिंक मैंने लेक्चर में कवर किया है 22 एंड 24, नहीं किया तो मैं पढ़ाने वाला, डोंट वरी। तो 27 जुलाई को आप ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। द रजिस्टर्ड पर्सन अंडर QRP स्कीम आर नॉट रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज द ऑप्शन एवरी क्वार्टर। हर क्वार्टर को आपको ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करना है। एक बार आपने इसमें ऑप्ट कर दिया तो बाय डिफॉल्ट जब तक आप ऑप्ट आउट नहीं होंगे तब तक आप इस स्कीम में ऐसा माना जाएगा। वेयर सच ऑप्शन हैज बीन एक्सरसाइज वंस दे शैल कंटिन्यू टू फर्निश द रिटर्न एज पर द सिलेक्टेड ऑप्शन फॉर फ्यूचर टैक्स पीरियड अनलेस दे रिवाइज द सेड ऑप्शन। अच्छा कौन से केसेस में आप इस स्कीम से बाहर होंगे बताओ, कब आप इस स्कीम से बाहर होंगे, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर हो गया या वॉलेंट्रीली आप इससे बाहर हो गए, वॉलेंट्री आप इससे बाहर हो गए, तो इन दैट केस ही आपको गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। तो एक बार आपने इस स्कीम में ऑप्ट किया तो हर क्वार्टर गवर्नमेंट को बताने की जरूरत नहीं है। नाउ अगेन IMP लिखो। द मैनर ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन, a registered person intending to opt for QRMP scheme for any quarter shall indicate his reference
ओके, अभी मैं बताता हूं क्या है, ध्यान से सुनो। अभी अगर आपको सेकेंड क्वार्टर के लिए ऑप्ट करना है, आपको सेकेंड क्वार्टर के लिए क्या करना है, ऑप्ट करना है फॉर QRMP स्कीम, देन आप अप्लाई कर सकते हैं प्रीसीडिंग क्वार्टर के सेकेंड मंथ के फर्स्ट डे, प्रीसीडिंग क्वार्टर सेकेंड मंथ फर्स्ट डे, प्रीसीडिंग क्वार्टर सेकेंड मंथ फर्स्ट डे। सो कैन यू टेल मी फर्स्ट डे कहां से स्टार्ट होगा अप्लाई करने का पीरियड, बताओ, कैन यू टेल मी दैट डेट कि कहां पे पीरियड स्टार्ट होगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, तब तक मैं पानी पीता हूं, बोलो जरा। बस आधे घंटे में अमेंडमेंट्स खत्म हो जाएंगे, ज्यादा नहीं है, डोंट वरी। यस, कैन यू टेल मी डेट। प्रीसीडिंग क्वार्टर का सेकंड मंथ है मई, उसका 1 तारीख से जिस क्वार्टर में ऑप्ट करना है उसका लास्ट तारीख। तो इस पीरियड में आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर विच क्वार्टर, फॉर जुलाई 21 टू सितंबर 21, अगले 3 मंथ्स के लिए इस पीरियड में आपको अप्लाई करके बताना है गवर्नमेंट को। इज दिस क्लियर। तो ये एग्जाम में आने वाला है, मेरे को लगता है आएगा 1 मार्क के लिए क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ के जाना। इज दिस क्लियर। नेक्स्ट, ये आप पढ़ लेना। ये मैंने बता दिया कि एक बार आप ऑप्ट कर गए तो आप कंटिन्यूसली वहीं पे रहोगे। आप कौन से केस में ऑप्ट आउट करोगे बताओ। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर हो गया, करेक्ट ना, या फिर आप ही वॉलेंटरी स्कीम से बाहर हो गए, तो फिर ये अप्लाई नहीं होगा। देखो दिया है, ये आपको पढ़ना है। ये लैप्स कब होगा, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर गया तो लैप्स होगा, या फिर आपने खुद बोल दिया है। तो देखो, इन केस वेयर रजिस्टर्ड पर्सन एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉसेस 5 crore during a quarter in a financial year, he shall not be eligible for furnishing return on quarterly basis from the first month of succeeding quarter। फर्स्ट मंथ ऑफ सक्सेडिंग क्वार्टर से आप नहीं भर सकते, मतलब इस क्वार्टर के लिए आपको उसी स्कीम में रहना पड़ेगा, इवन दो इट एक्सीड्स 5 crore। नेक्स्ट क्वार्टर से आप नहीं आ सकते। ही शैल ऑप्ट फॉर फर्निशिंग द रिटर्न ऑन मंथली बेसिस electronically on common portal from the first month of the quarter succeeding the quarter during which his aggregate turnover exceed 5 crore। तो अगले महीने का, अगले क्वार्टर का जो फर्स्ट मंथ है, आप नॉर्मल स्कीम में ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाओगे। द फैसिलिटी फॉर ऑप्टिंग आउट ऑफ द स्कीम shall be provided from the first day of second month of preceding quarter till the last day of first month of the quarter। हाँ, तो ये ऑप्ट आउट करने के लिए भी वही पीरियड है, मतलब जो पीरियड ऑप्ट इन करने के लिए वही पीरियड ऑप्ट आउट करने के लिए है। तो अगर आपको अगले क्वार्टर में नहीं आना है वॉलेंटरली, तो अब इसमें बता सकते हैं। मतलब 2 केसेस है, अगर टर्नओवर क्रॉस हो गया 5 करोड़ के ऊपर, तो फिर डायरेक्टली नेक्स्ट क्वार्टर का जो फर्स्ट डे है वहां से आप नॉर्मल स्कीम में हो, आपका टर्नओवर क्रॉस नहीं हुआ है, यू वांट टू ऑप्ट आउट, देन यू कैन अप्लाई इन दिस पीरियड ओनली। तो वॉलेंट्री अगर आपको ऑप्ट आउट करना है, क्योंकि स्कीम वॉलेंट्री है,
आपने कहा ये नहीं चाहिए, आपने को रेगुलर मंथली कंप्लायंस चाहिए, उससे अकाउंटिंग इंप्रूव होता है। सो दो अलग अलग क्राइटेरिया। आई होप दिस इज क्लियर। 5 करोड़ के ऊपर गया तो अगले महीने के फर्स्ट डे से बाय डिफॉल्ट आप नॉर्मल स्कीम में हो, लेकिन आप वॉलेंट्री ऑप्ट आउट करना चाहते हो तो इसी पीरियड में आपको अप्लाई करना है। तो वॉलेंट्री ऑप्ट इन करने का एंड ऑप्ट आउट करने का पीरियड एक ही है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ व्हाट इज दिस इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी? इफ आई ऑफर दिस स्कीम, मेरे को पहले 2 महीने का GSTR1 अपलोड नहीं करना है। अगर मैंने GSTR1 अपलोड नहीं किया तो मेरे वेंडर्स को क्रेडिट कैसे मिलेगा? तो उनको क्रेडिट मिलने के लिए आई हैव टू अपलोड माई इनवॉइस यूजिंग दिस फैसिलिटी। बस इतना ही है। सो दिस इज अल्टरनेटिव टू GSTR1। दोज आर ऑप्टिंग फॉर, देखो टैक्स पर ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन QRMP स्कीम may furnish details of outward supply to registered person as he may consider necessary for first and second month of the quarter using this facility. Invoice pertaining to last month of the quarter are to be uploaded in GSTR1। ये मैंने लिख के दिया है कि जून का जो है वो तो GSTR1 में जाएगा। इस क्वार्टर के जो पहले 2 महीने हैं उसके जो इनवॉइसेस है वो IFF फैसिलिटी यूज करके अपलोड होंगे। अच्छा, ये फैसिलिटी क्यों दिया है? मैंने लॉजिक बता दिया है। द फैसिलिटी ऑफ फर्निशिंग yes Pooja, you can convert but from next financial year। yes, from next financial year you can do it। yes, the facility of furnishing the details of invoice has been provided so as to allow details of such supply to be reflected in GSTR 2A 2B of the concerned recipient। yes, recipient को क्रेडिट मिलने के लिए ये फैसिलिटी है। सो विदाउट फाइलिंग GSTR1 सामने वाले को क्रेडिट मिल जाएगा। In case the buyer has made purchase from person opting for QRMP scheme, he could not have claimed full ITC but due to introduction of IFF, ये मैंने बता दिया है। क्योंकि अगर मैंने क्वार्टरली GSTR1 फाइल किया तो मेरे वेंडर को क्रेडिट ही नहीं मिलेगा, तो उनका क्रेडिट का नुकसान ना हो, इसलिए बाय यूजिंग दिस फैसिलिटी आई कैन अपलोड द इनवॉइसेस। बस। अच्छा, IFF इज नॉट मैंडेटरी, ऑप्शनल है। ठीक है, ओके। मतलब अभी देखो, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। अभी मैंने क्या कहा था कि अप्रैल में आई हैव टू यूज IFF। अभी लॉ क्या बोलता है? ये भी ऑप्शनल है। अगर तू चाहता है GSTR1 तो वो भी फाइल कर सकता है। अरे तो फिर ये स्कीम में क्यों आने का? फिर नॉर्मल स्कीम में रहो ना। मतलब गवर्नमेंट ने यहाँ पे भी मजाक किया है। मतलब अगर मेरे को पहले 2 महीने में, क्वार्टर के पहले 2 महीने में मेरे को IFF यूज नहीं करना है, तो बाय यूजिंग GSTR1 आई कैन फाइल द रिटर्न। तो फिर इस स्कीम में आना क्यों है ना? सिंपल है। द टैक्स पेयर यूजिंग IFF कैन अपलोड द इनवॉइस डिटेल्स अप टू क्यूमुलेटिव वैल्यू ऑफ 50 lakhs इन ईच ऑफ द फर्स्ट 2 months ऑफ द क्वार्टर। अच्छा, मतलब ये जो फैसिलिटी है ये पहले 2 महीने में मैं मैक्सिमम दोनों महीने के मिला के 50 लाख तक की इनवॉइस अपलोड कर सकता हूं। उससे ज्यादा है तो फिर मेरे को GSTR1 में ही शिफ्ट होना ही पड़ेगा। यस, GSTR1 में शिफ्ट होना ही पड़ेगा। अभी जरा ध्यान से सुनना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। सुनो, यह है रिसिपिएंट। अच्छा, रिसिपिएंट को ITC कैसे मिलता है? GSTR 2B ऑटो पॉपुलेट होता है। कब होता है? 11 तारीख को मेरे सिस्टम में आ जाता है। ओके, अभी जब मैं QRMP स्कीम में जाऊंगा, है ना, अभी ये इनवॉइस अपलोड करने के लिए 13 दिन दिए हैं, तो ये 14th डे को मिलेगा। यस, क्योंकि नॉर्मली GSTR1 के लिए क्या तारीख है? 10 तारीख। बट अंडर QRMP स्कीम ये पीरियड अभी 10 का 11 हो चुका है,
अभी ये 13 कर दिया है, मतलब क्या देखो, तो मैं GST 1 11 तक फाइल कर सकता हूं, तो मेरे को जो क्रेडिट है वो 12 तारीख से मिलेगा फिर, एंड इनवॉइस फाइलिंग फैसिलिटी से तो फिर मेरे को इसके बाद ही क्रेडिट मिलेगा। आपको समझा मैंने क्या लिखा? तो पहले इनवॉइस फाइल करने पड़ेंगे अंडर नॉर्मल स्कीम एंड अंडर दिस स्कीम, उसके बाद मेरे सिस्टम में दिखेगा। तो अंडर इनवॉइस फाइलिंग फैसिलिटी अंडर दिस स्कीम ये पीरियड 13 तारीख तक दिया है, तो मेरे सिस्टम में फिर वो 14 को ही दिखेगा। यस, एंड नॉर्मल केस में 10 का 11 किया, मैं पढ़ाने वाला हूं आपको। ये समझा कि आपको जरा इंपॉर्टेंट है, बोलो समझा कि नहीं? यस बोलो। अरे समझा कि नहीं आपको कि ये तारीख 11 और 13 है, तो उसके बाद अभी मेरे को क्रेडिट मिलेगा। एक बार फटाफट हाँ बोल दो। नाउ देखो ये 13 तारीख को मिलेगा। सो IFF यूज करके मैं इनवॉइस कब अपलोड कर सकता हूं? अगले महीने की 1 से 13 तारीख को। नाउ ये आप ये आप घर पे पढ़ लेना, ये थेरी है। तो यहां पे 2B कब जनरेट होगा? 14 को होगा, एंड नॉर्मल केस में 11 के बाद होगा। ओके नाउ ये थेरी पॉइंट है, ये आपको पढ़ना है एक बार, मतलब इसमें ऐसा कुछ चैलेंजिंग नहीं है, अपन ने जो पुराने नोट्स में पढ़ा था वही है। सो दिस इज, एक बार आप पढ़ के छोड़ दो इसको। Cases where registered person shall not be allowed to furnish details of outward supply in GSTR 1 और IFF, मतलब कौन से केसेस में हम आपको GSTR 1 फाइल करने नहीं देंगे या जो IFF फैसिलिटी नहीं मिलेगा? कब? A registered person shall not be allowed to furnish details of outward supply in GSTR 1 if highlight करो he has not furnished return in GSTR 3B for preceding 2 months। मतलब क्या है? मतलब अगर आपने लास्ट 2 महीने का 3B फाइल नहीं किया है तो आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगा, एंड आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगा तो आपको सामने लोगों को क्रेडिट नहीं मिलेगा, फिर वो आपके नाम से चिल्लाएगा। क्योंकि अगर आपने GSTR 1 या IFF से इनवॉइस नहीं दे तो सामने लोगों को क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो अगर मैंने पुराने 2 रिटर्न मेरे फाइल नहीं किए तो मैं GSTR 1 अपलोड ही नहीं कर सकता हूँ, IFF अपलोड नहीं कर सकता हूँ। A registered person using QRMP scheme shall not be allowed to furnish details of outward supply under GSTR 1 using IF if he has not furnished return for preceding tax period। हाँ, मतलब क्वार्टरली स्कीम में अगर मैंने लास्ट क्वार्टर का रिटर्न फाइल नहीं किया है तो मैं इस क्वार्टर का IFF यूज नहीं कर सकता हूँ, एंड नॉर्मल स्कीम में
लास्ट 2 महीने के अगर मैंने GSTR 3B फाइल नहीं किया है तो मैं इस महीने का GSTR 1 फाइल नहीं कर सकता हूं। तो ये भी पढ़ के रखना। ये 99% मैंने आपको बता दिया है, छोड़ दो, ये मत पढ़ो, ये अपने काम का नहीं, ये पढ़ दो, ये कट कर दो। डायरेक्टली यहाँ पे जाओ। ये मैंने आपको बता दिया ना कि जुलाई में अगर मैंने यूज किया IFF तो मेरे को क्रेडिट कब मिलेगा? 14 को, क्योंकि उनको समय 1 से 13 दिया तो मेरे अकाउंट में 14 को आएगा। नाउ ये इंपॉर्टेंट है, नाउ ध्यान दो, इसको लिखो, यहां पे आ जाओ सब लोग। ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन ISD और NRTP or composition taxpayer, person deducting tax at source, person collecting tax at source, ECO and OIDR in non-taxable territory, providing such service to non-taxable recipient is required to furnish Form 3B electronically। मतलब ये लोग छोड़ के बाकी सभी के लिए 3B इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना है, ये अपने को पता है। अभी अपन ने डेट पढ़ा था 20, अभी हो गया 22-24, मैंने थोड़ी देर पे लिखा था ना। तो देखो किन के लिए 22 है, किन के लिए 24 है। इन केस टैक्स पेयर ऑप्टिंग फॉर QRMP स्कीम, द क्वार्टरली GSTR 3B ऑन और बिफोर 22 और 24 ऑफ द मंथ, एंड 3B के लिए BC है। तो 3B के लिए डेट क्या है देखो, तो जो लोग नॉर्मल स्कीम में है उनका तारीख वही है, 3B का 20 तारीख रखा है। अगर आप QRMP स्कीम में जाते हैं तो आपके लिए 2 डेट्स अप्लाई हो सकते हैं फॉर GSTR 3B, या तो 22 या तो 24। अब इसके लिए ये स्टेट है, देखो ये लिस्ट है। अगर टैक्स पेयर इन स्टेट में है तो 22 तारीख, अगर टैक्स पेयर इन स्टेट में है तो 24 तारीख। तो ये स्टेट वाइज किया है फॉर QRMP स्कीम। नाउ IMP लिखो। अच्छा अभी मैंने क्या कहा था कि अंडर QRMP स्कीम आपको पेमेंट कैसे करना है? मंथली करना है। मैंने उसका आपको तारीख नहीं बताया था, वो तारीख है 25th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। तो अप्रैल का जो मेरे को पेमेंट करना है, पेमेंट तो मंथली है ना, तो अप्रैल का जो लायबिलिटी मेरे को पे करना है वो 20 को नहीं करना है, वो 25 को करना है बाय यूजिंग चलन। तो ये भी लर्न करो कि QRMP स्कीम में देखो अभी देखो कैसे होगा, ध्यान से सुनो। अभी अप्रैल 21 में जो मैं इनवॉइस अपलोड करूंगा वो पहले 2 केस में वो GSTR 1 होगा, बराबर है। देन पेमेंट का डेट क्या होगा? तो पहले 2 महीने के लिए पेमेंट 25 तारीख को करना है, लेकिन जैसे आपका क्वार्टर खत्म हो जाता है पेमेंट कब करना पड़ेगा? क्वार्टर खत्म होने के बाद 22 या 24 जुलाई को आपको पेमेंट करना है। एंड इसके लिए कौन सा यूज करना है? इसके लिए GST PMT 06 एंड यहां पे GSTR 3B।
तो पहले 2 महीने का पेमेंट 25 तारीख को होगा अगले महीने के। कौन सा चैनल यूज करना है? GST PMT 06 एंड लास्ट मंथ में आप तो 3B फाइल करोगे। इज दिस टेबल क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसके ऊपर कंफर्म क्वेश्चंस आने वाले, मैं आज ही बता रहा हूं। टेबल लिख लो। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बस 10-15 मिनट विल क्लोज GST अमेंडमेंट्स। कस्टम के अमेंडमेंट्स मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, डोंट वरी, आई विल रिकॉर्ड सेपरेट लेक्चर फॉर दैट। सो आप मतलब थक नहीं जाओगे, है ना? हमको इतना पढ़ने की आदत थोड़ी है सर, हम रेगुलर नहीं पढ़ते, आप हमको अमेंडमेंट में 2-2 घंटा बिठा रहे हो, कैसे होगा? मजाक कर रहा हूं, आई नो यू आर वर्किंग रियली हार्ड। इज दिस क्लियर? ये बाकी का मत पढ़ो, ये आगे का भी मत पढ़ना, ये अपने काम का नहीं, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी डायरेक्टली यहाँ पे आओ, बाकी का नहीं पढ़ा तो चलेगा, डायरेक्टली कम टू दिस पॉइंट। सर ये अच्छा लगा, आपने इतने सारे पेजेस डायरेक्टली फटाफट कवर किया, अभी अच्छा लगा। अरे आपको समझा कि नहीं? आंसर तो सब लोग यस करके, चलो यहाँ पे आ जाओ सब लोग। एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग GSTR 1, GSTR 1 में अपन ने पढ़ा था, याद करो। कि अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ के अंदर है तो आप 13 तारीख को फाइल कर सकते हैं। तो अभी दीज आर द अमेंडमेंट्स, तो अभी वो 1.5 करोड़ का फंड हट गया। अपन ने पढ़ा था ना कि 1.5 करोड़ के अंदर है तो 13 तारीख, नहीं तो 10 तारीख, वो सब भूल जाओ। नाउ दीज आर द न्यू डेट्स। क्या नए डेट्स है बोलो? तो GSTR 1 कब फाइल करना है? अगर आप QRMP स्कीम में हो तो अगले महीने की 13 तारीख एंड अदरवाइज 11 तारीख। तो दीज आर द टू डेट्स, ये अपन ने ऑलरेडी मैंने ऊपर लिखा था, तो इसके बाद ही वो मेरे सिस्टम में दिखेगा। चलो चैप्टर 15 में कोई अमेंडमेंट नहीं है। नाउ रिफंड में एक छोटा सा अमेंडमेंट है। एक्चुअली रिफंड में अमेंडमेंट तो अच्छा हुआ है, लेकिन अपना जो मॉड्यूल में जो कंटेंट दिया है उसके हिसाब से मेरे को थोड़ा अमेंडमेंट हेवी लगा। मतलब मॉड्यूल में कंटेंट कम दिया है, अमेंडमेंट भयंकर वाला दिया है। मतलब जो प्रैक्टिकल लेवल पे हुआ वो पूरा अमेंडमेंट छाप दिया है, बट उतना इन डेप्थ अपने को नहीं है। चलो, इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई रिगार्डेड एज ए डीम एक्सपोर्ट। अच्छा, व्हाट इज डीम एक्सपोर्ट? जब मैं SEZ को सप्लाई करता हूँ तो उसको मानते हैं डीम एक्सपोर्ट। आइदर रिसिपेंट और सप्लायर इज अलाउड टू फाइल रिफंड एप्लीकेशन। यस, या तो मैं रिफंड क्लेम करूंगा क्योंकि मेरे आउटपुट पे GST नहीं है, एंड मैंने अगर उसको पास ऑन किया तो वो बंदा रिफंड क्लेम करेगा। हाउएवर सप्लायर कैन सीक रिफंड ओनली इन केसेस वेयर रिसिपेंट डज नॉट अवेल ITC। यस, अगर मैंने ITC अवेल नहीं किया है तो आप सामने वाला रिफंड क्लेम कर सकता है, करेक्ट ना? तो उसमें कुछ क्लेरिफिकेशन दिया, क्या है? In case where recipient of deem export supplies claim refund on such supply, there is no restriction on recipient in availing ITC of tax paid on such supply। मतलब क्या है? मतलब क्या है? तो यहां पे क्या दिया है? अच्छा एक मिनट, पहले ये पढ़ता हूं। However, supplier can seek refund only in cases where recipient, मतलब मैं सप्लायर हूं, अगर आपने ITC क्लेम नहीं किया तो मैं रिफंड क्लेम कर सकता हूं।
and furnishes an undertaking to effect that supplier may claim refund, otherwise recipient of deemed export suppliers can claim refund. एक काम करो, आप ये मत पढ़ो, आपने काम करनी है, इट विल नॉट कम इन एग्जाम, सो आप बेटर इसको इग्नोर करो. अच्छा, ये रिफंड के अपन ने कैलकुलेशंस किए थे, अगर आपने सिलेबस में है तो. रिफंड कैसे मिलता है उसका मैंने आपको फॉर्मूला दिया था, तो उसमें अमेंडमेंट्स दिए, बट अगेन अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रिफंड का कवरेज कम है, सो आई विल नॉट कवर दिस. अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है बट इट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं. ओके, जस्ट इग्नोर दिस अमेंडमेंट, नो प्रॉब्लम फॉर अस. बाकी आगे के चैप्टर में कोई भी अमेंडमेंट नहीं है, बाकी आगे के चैप्टर में कोई भी अमेंडमेंट नहीं है. एंड कस्टम एंड एफटीपी में अमेंडमेंट्स हुए हैं, करेक्ट ना, तो उसका मैं लेक्चर रिकॉर्ड करके बाद में अपडेट कर दूंगा. तो आज अपन सेशन यहीं पे क्लोज करते हैं. तो आई होप आपको सभी अमेंडमेंट्स क्लियर हुए. जो मेन अमेंडमेंट्स मैंने पूरे कवर कर दिए हैं, जो मैंने इग्नोर किया आप टेंशन मत लो, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अमेंडमेंट्स तो बहुत सारे देते हैं इंस्टीट्यूट, बट मैंने आपके मॉड्यूल के हिसाब से जो जो इंपॉर्टेंट है वो सब अमेंडमेंट्स कवर करवा दिए हैं. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. चलो, सो थैंक यू सो मच. जो कस्टम का पार्ट है उसको मैं रिकॉर्ड करके अलग से अपडेट कर दूंगा, तो आप बाद में आधे घंटे का है, आप 1-2 दिन में कभी भी देख लेना, मैं 2-3 दिन में रिकॉर्ड करके अपडेट कर दूंगा, सो डोंट वरी. ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय. थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द अमेंडमेंट्स. नहीं समझा तो ये वीडियो वापस देखो, फिर भी कुछ डाउट्स है तो यू कैन व्हाट्सअप में, बट अमेंडमेंट्स पढ़ के जाओ, स्पेशली QRMP स्कीम. मेरे को लगता है कि इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं. सो प्लीज रीड ऑल द अमेंडमेंट्स केयरफुली. थैंक यू सो मच एंड बाय बाय.